जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं MHI 01 के चैप्टर और ये है चैप्टर नंबर 1। इसको हम लोग दोनों तरीके से पढ़ेंगे। जो कंसेप्ट्स हैं उसको पूरा क्लियर करेंगे डिटेल में, प्लस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको भी साथ ही साथ हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है। एक्चुअली मैं क्या करूँगा कि जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं को एज अ कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। और मेरे को पूरा का पूरा विश्वास है कि आप अगर ये वीडियो देख लेते हैं अच्छे से तो, और एक बार अगर किताबें पढ़ लोगे तो बहुत बढ़िया, नहीं भी देख पाते हो किताब को तो कोई बात नहीं, इसको अगर आप अच्छे से देख लेते हो तो आप आराम से एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आओगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लो, आपको सारे के सारे हिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं यहीं मिल जाएंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं आर्कियोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक। आर्कियोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हिस्ट्री एज अ हिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए आर्कियोलॉजी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो, आर्कियोलॉजी से हमें क्या पता चलता है। आर्कियोलॉजी आप जानते हो ना, आर्कियोलॉजी में आप क्या करते हैं, खुदाई का काम करते हैं, है ना। अब खुदाई में आपको क्या मिलती है नॉर्मली, वहाँ पे कुछ एक टूल्स मिलते हैं, कुछ पॉटरीज मिलती हैं, या फिर कोई स्ट्रक्चर मिलेगा घर वर का, पुराने घरों का, है ना। और भी आर्टिफैक्ट्स मिल सकते हैं आपको, खिलौने वगैरह भी मिलते हैं कई बार, है ना। सील्स मिलती हैं, इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, बहुत कुछ मिल जाता है। ठीक है। अब देखो, फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं दूं, हड़प्पन सिविलाइजेशन का आप पहले भी पढ़ चुके हो। हड़प्पन सिविलाइजेशन में कितना कुछ मिला, वहाँ ड्रेनेज सिस्टम मिला, सील्स मिली हैं, है ना। अ, मकान मिले हैं, पुराने स्ट्रक्चर्स मिला है, तो उससे पता बहुत कुछ पता चलता है पुराने लाइफ के बारे में। इवन वहाँ की स्क्रिप्ट भी हमें मिली है। चलो ठीक है, अभी हड़प्पन सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट को हम डेसिफर नहीं कर पाए हैं, तो अभी उतना ज़्यादा डिटेल में हम उनकी जो डे टू डे लाइफ थी उसके बारे में नहीं पता कर पाए हैं। लेकिन अगर आप वही देखो, कंटेम्प्रेरी जो सिविलाइजेशन है इजिप्ट की या मेसोपोटामिया की, जहाँ पे स्क्रिप्ट भी मिली है और दूसरे आर्टिफैक्ट्स वगैरह भी मिले हैं, तो उनकी स्क्रिप्ट डेसिफर हो गई है। डेसिफर मतलब आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं उसको। तो वहाँ पे हम कितना कुछ जान गए हैं आज के डेट में। इजिप्शियन तो पूरा का पूरा डेसिफर हो चुकी है, और सुमेरियन का भी पूरा का पूरा डेसिफर कर दिया गया है। तो वो बहुत बढ़िया तरीके से उनके कल्चर और डे टू डे लाइफ के बारे में जाना जा सका, है ना। और सेम हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में भी सब कुछ हमें पता है, सिर्फ जो स्क्रिप्ट है वो डेसिफर अभी तक नहीं हुई है, उस पर बहुत रिसर्च चल रहा है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो करेगा, क्या पता आप ही कर दो, आप देख रहे हो, आप पढ़ रहे हो। ठीक। चलो देखते हैं क्या कैसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए आर्कियोलॉजी पुरानी हिस्ट्री को रिवील करने में। अब देखो, कुछ एक जो साइट्स हैं, पुरानी साइट्स हमें मिलती हैं, वहाँ पे क्या मिलता है, फॉसिल रिमेन्स मिलता है, कई बार तो आदमियों की हड्डी भी मिलती है ना। टूल्स मिलते हैं, आपने देखा है कई बार बेरियल्स में आपको बहुत सारे पॉटरीज भी मिलती है, साथ में ह्यूमन ह्यूमन की जो बॉडी मिलती है उसके साथ साथ पॉटरीज मिलती हैं, कई बार जेवरात भी मिलते हैं हमें, है ना, ज्वेलरी वगैरह भी मिलती है। तो इस सबसे हमें पता चलता है कि एक्चुअली कितनी उस जमाने की जो सिविलाइजेशन के लोग थे, उनकी सोशल लाइफ कैसी थी, उसका हमें कुछ अंदाजा हो जाता है ना। इसी तरीके से एक अफ्रीका में एक एक्सकावेशन साइट है जिसको ओल्डुवाई गॉर्ज बोलते हैं। ठीक। यहाँ पे अर्ली होमिनिड्स मिले। अब देखो, अर्ली होमिनिड्स जो थे वो एकदम जैसे आज हम लोग हैं वैसे नहीं थे वो लोग देखने में। इस बारे में भी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारा जो आज हम होमोसेपियंस हैं, हमारा डेवलपमेंट कैसे हुआ। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, हम मॉन्की एप से इंसान बने हैं। तो वो ऐसा नहीं था कि पहले मॉन्की थे और अचानक हम लोग आज की डेट में होमोसेपियंस जो हम बोलते हैं, होमोसेपियंस सेपियंस, वो बन गए। नहीं, बीच में और भी बहुत सारी स्टेजेस थी। ठीक है। स्टेज बाय स्टेज हम यहाँ तक पहुँचे। अब जैसे आप देखो, आप एमए तक पहुँचे हो, तो इससे पहले आप जूनियर क्लासेस में थे ना, स्टेप बाय स्टेप ऊपर तक आए हो, है ना। तो वैसे ही हम ह्यूमंस जो हैं आज की डेट में, जो आज हम हैं, वो स्टेप बाय स्टेप आए हैं हम ऊपर। तो उसी स्टेप में दो स्टेप्स और थी, होमो हेबिलियस और होमो इरेक्टस। ठीक। हमारे ही पूर्वज थे वो। ठीक है। एंसेस्टर्स थे। तो वो लोग भी स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे। अब देखो हमारे, आप जानते हो कि पहले हम लोग स्टोन्स के ही टूल्स बनाते थे, है ना। तो स्टोन टूल्स को का जो कल्चर है उसको 3 पार्ट में बाँटा हुआ है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। ठीक है। अब इन तीनों में अंतर क्या है? इन तीनों में मेनली अंतर जो है, जो इनके टूल्स मिले हैं ना, अलग-अलग टूल्स भी जब आर्कियोलॉजी के थ्रू हमें टूल्स मिले अलग अलग साइट्स पे, तो हमें पता चला कि भाई देखो, ये कुछ टूल्स जो थे एकदम ही रूडिमेंट्री थे, मतलब बहुत ही सिंपल थे, कुछ उनसे एडवांस थे, कुछ बहुत एडवांस थे, है ना। तो इस तरीके से हमने कल्चर को बांटा कि अच्छा ठीक है, जो इस टाइप के टूल्स हैं, इस टाइप की जो साइट्स मिल रही हैं, उनको हमने पैलोलिथिक में रखा, कुछ को मेसोलिथिक में, कुछ को नियोलिथिक में। इस तरीके से हमने बांटा साइट्स को। ठीक है। जो पैलोलिथिक के लोग थे वो नॉर्मली क्या थे, हंटर गैदरर थे।
क्या करते थे वो? कोई शिकार मिल गया तो उसको मार के खा लिया, है ना? छोटे-मोटे शिकार करके, और नॉर्मली फूड वगैरह गैदर करके वो खाते थे। और इनके पास जो टूल्स थे वो बहुत ही क्रूड थे, मतलब टूटा चलता-फिरता स्टोन टूल्स थे, है ना? बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड टूल्स नहीं थे। रिफाइंड टूल्स मतलब जैसे नोकीले-नोकीले होते थे, वैसे नहीं थे इनके, क्रूड टूल्स थे, ठीक? जबकि न्योलॉथिक की अगर आप बात करो, तो वहाँ तो वो एग्रीकल्चर कर रहे थे, पॉटरीज़ बनाते थे, एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट कर लिया था, ठीक? तो इतना डिफरेंस था पैलेolithic कल्चर और न्योलॉथिक कल्चर में। अब कुछ एक इम्पोर्टेंट साइट्स बहुत जगह हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइट जो हमारी एशियन हिस्ट्री की है, साउथ एशियन हिस्ट्री की, वो मेहरगढ़ है, ठीक है? यहाँ पे आप देखोगे नोमैडिक से लेकर के सेटल्ड फार्मिंग तक का आपको पूरा का पूरा एक एक ही जगह पे दिखाई देता है हमें, ठीक है? नोमैडिक मतलब पैलेolithic में जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे ना, नोमैड्स होते हैं लोग, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, चलते ही रहते थे, कहीं पे सेटल्ड लाइफ नहीं जीते थे। तो नोमैडिक लाइफ से लेकर के सेटल्ड फार्मिंग कम्युनिटी तक का पूरा आपको मेहरगढ़ में दिखता है, ठीक है? अब देखो जो मैं आपको बता रहा था एंशिएंट सोसाइटी के बारे में, डेसिफर कैसे करते हैं हम। अब जो पुरानी सिविलाइजेशंस है वो कौन कौन सी थी? मेसोपोटामियन थी, इजिप्शियन थी, इंडस वैली थी और चाइना की थी, है ना? हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जब खुदाई की गई तो वहां से हमें क्या पता चला? वहां पे दिखा हमें कि प्लान्ड अर्बन सेटलमेंट था, बिल्कुल ड्रेनेज सिस्टम बहुत एडवांस था, है ना? जो वो वेट्स एंड मेजर जो तौलने के लिए होता है वो स्टैंडर्डाइज थे, हर जगह सेम मिलता था, है ना? ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 किलो का बट्टा कुछ और है, वहाँ पे 2 किलो का बट्टा कुछ और है, नहीं, स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर था, ठीक? इससे क्या पता चलता है कि मतलब वहाँ पे ट्रेड होता था, इसका मतलब तभी तो इसकी ज़रूरत पड़ी। और ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी थी बहुत ज़्यादा, वहाँ पे आप देखते हो लोअर सिटाडल अपर सिटाडल मिलता है ना? फिर आप देखो मेसोपोटामिया इजिप्शियन साइट्स पे आपको टेम्पल्स मिलते हैं बड़े बड़े, पैलेसेस मिलते हैं बड़े बड़े, राइटिंग सिस्टम भी देखने को मिला है, राइटिंग सिस्टम तो हमारे हड़प्पा में भी है ना? तो ये सारी चीज़ें जो हैं डेमोन्स्ट्रेट करती हैं किस चीज़ को, कि स्टेट्स बन चुके थे, है ना? अगर स्टेट का फॉर्मेशन नहीं होता, राजा सत्ता का फॉर्मेशन अगर नहीं होता, तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती। कहीं न कहीं कोई सेंट्रल अथॉरिटी होगा जो इन चीज़ों को चला रहा होगा, है कि नहीं? तभी चल सकती है, वरना हर कोई अपना-अपना काम कर रहा होता तो फिर कोई सिस्टमैटिक बन ही नहीं पाता, ठीक है? रिकंस्ट्रक्टिंग इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इसमें भी हमारी बहुत मदद करता है आर्कियोलॉजी। क्या कैसे मदद करता है? अब देखो, जब एक्सकवेशन हुआ, तो हमें पता चलता है वहाँ की एग्रीकल्चर कैसा था, ट्रेड कैसा था, वो किस चीज़ में ट्रेड करते थे, है ना? क्राफ्ट्स का प्रोडक्शन कैसा था, क्राफ्ट मतलब हैंडीक्राफ्ट वगैरह जो होते हैं आपके, उस बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे हमें मिला है हड़प्पन सिविलाइजेशंस वगैरह में हमें मिला, इरिगेशन कैनल्स मिले, ग्रेनरीज मिली, है ना? जहाँ वो ग्रेन्स रखते थे, सील्स मिले, इंस्क्रिप्शंस मिली हैं। तो ये सब इंडिकेट करता है कि हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होता था कहीं ना कहीं, ठीक है? फिर हमें जो वहाँ पे इक्विपमेंट्स मिले, है ना? पॉटरीज मिली, वो कॉपर ब्रॉन्ज वगैरह की थी, तो फिर उनकी मेटलर्जी की स्टडी की, तो उससे हमें पता चला कि हाँ भाई इनकी टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थी। तो ये सब चीज़ें हमें कैसे पता चली? जब आर्कियोलॉजी ने ढूँढा तभी तो हमें पता चला, ऐसे थोड़ी हमें कहीं से पता चल गया। या देखो हिस्ट्री लिखने का तरीका 2 ही तरीका हो सकता है, या तो आपके पास रिटन रिकॉर्ड्स हो, या तो फिर आप वो ढूँढो, वो साइट ढूँढो जहाँ पे वो थी, है ना? तो आर्कियोलॉजी हमें इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि जहाँ पे वो खुदाई करके देते हैं हमें चीज़ें, सामने रख ला के देते हैं हमें, कि ये देखो ये चीज़ आई है सामने, अब इसको तुम इंटरप्रेट करो, इसको समझाओ कि क्या है ये, ठीक है? आपको मान लो कहीं आप कभी पुराने किले पहुँच जाओ, कहीं पे किला पहुँच जाओ, अब वो वहाँ पे आपको कोई हिस्ट्री ना बताए, तो वो आपके ऊपर है ना? कि आप उसको किस तरीके से समझते हो, किस तरीके से लोगों को बताते हो, वो आप पे है, ठीक? और क्या आर्कियोलॉजी हेल्प करता है? आर्कियोलॉजी हेल्प करता है हमें अंडरस्टैंड करने में रिलीजियस एंड कल्चरल बिलीफ, कि वहाँ पे किस तरीके का रिलीजन चल रहा है ना? कोई साइट आर्कियोलॉजी ने ढूंढी, अब हमें कैसे पता चलेगा? उससे पहले तो हमें पता ही नहीं है कि कोई ऐसी साइट भी थी, जब ढूंढ लेते हैं तब हमें पता चलता है कि हाँ भाई यहाँ पे रिलीजन कैसा था, कैसे पता चलता है हमें? अब देखो इजिप्ट में पिरामिड्स हैं, पिरामिड में बरियल साइट्स हैं, है ना? वो एक बरियल साइट्स थी, तो हमें पता चला ना कि हाँ भाई यहाँ पे पूजा पाठ भी होती थी, इसके भी निशान मिले हमें। इसी तरीके से यूरोप में मेगालिथिक टॉम्ब्स हमें मिली हैं, ठीक है? कॉम्प्लेक्स फ्यूनरी रिचुअल्स होते थे वहाँ पे, ठीक? तो ये सब इंडिकेट कर रहा है आफ्टर लाइफ के बारे में उनका कंसेप्ट को, ठीक है? ऊपर से भीमबेटका जो इंडिया में है, और फ्रांस के लेस्कॉ है जगह, वहाँ पे
केव में पेंटिंग्स मिली हैं, अब उन पेंटिंग्स में दिखाया गया है किस तरीके से पूजा पाठ होती थी, ठीक है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या होती थी। तो ये सारी चीज़ें हमें मदद मिलती हैं आपके एक्सकवेशन होने से। फिर आर्कोलॉजिकल मेथड एंड साइंटिफिक टेक्निक्स, अब कोई चीज़ हमें मिल तो गई, अब वो कितनी पुरानी है ये भी तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा, है कि नहीं। ये 100 साल पुरानी है, 500 साल पुरानी है, 5000 साल पुरानी है, 5 लाख साल पुरानी है, 50 लाख साल पुरानी है, कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए भी आर्कोलॉजी में कुछ एक मेथड्स हैं, जैसे कार्बन डेटिंग है, डीएनए एनालिसिस है, सैटेलाइट की इमेजिंग से हमें पता चलता है। तो ये सब बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प कर रही है, आर्कोलॉजी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है हमें हिस्ट्री को डेवलप कराने में, ठीक है। जब तक वो कुछ चीज़ ढूंढेंगे ही नहीं, कोई चीज़ ढूंढ के सामने ही नहीं आएगी, तो हम कैसे उसके बारे में कुछ लिख पाएंगे, है कि नहीं। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्कोलॉजी हिस्ट्री के व्यू पॉइंट से, ठीक है। फिर कुछ और टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं आर्कोलॉजी में, जैसे स्ट्रेटिग्राफी। स्ट्रेटाग्राफी मतलब होता है, अब देखो, जब काफ़ी समय तक एक जगह पे कुछ नहीं होती है हलचल, है ना, तो वहाँ मिट्टी जमा होने लग जाती है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो वो लेयर्स में बन जाती है ना, तो उसको स्ट्रेटा बोलते हैं। और उस स्ट्रेटाग्राफी के स्टडी से आपको पता चल सकता है कि हाँ भी कौन सी सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है, जो जितना नीचे मिलेगी वो उतना पुरानी, जो जितना ऊपर मिल रही है वो उससे नहीं, ठीक। फिर एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लो कोई चीज़ हमें मिली पुराने ज़माने की, है ना, कोई टूल मिला, ठीक, मान लो किसी कॉपर का या ब्रॉन्ज टेक्निक का हमें कोई टूल मिलता है, तो वो क्या करते हैं एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी में, उसी तरीके का टूल फिर से बनाने की कोशिश करते हैं पुरानी टेक्नोलॉजी के हिसाब से, है ना। नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसा नहीं कि हाँ भाई कॉपर को पिघलाया सांचे पर डाला बना दिया, नहीं। वो सोचते हैं कि उस ज़माने में कैसे किया होगा इन लोगों ने, तो वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी हिस्ट्री को समझने में, ठीक। तो इस तरीके से हमें आर्कियोलॉजी का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है कि हाँ हिस्ट्री राइटिंग में कितना इंपॉर्टेंट है आर्कियोलॉजी, ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं पैलियोलिथिक कल्चर के पीरियड्स के बारे में, है ना, कि कब से कब तक पैलियोलिथिक कल्चर था, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। अब पैलियोलिथिक कल्चर में कौन कौन से टूल्स थे, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अब हम पैलियोलिथिक को आप ओल्ड स्टोन एज भी बोल सकते हो, ठीक। इसका जो टाइमिंग है अब है वो है 2.5 मिलियन से लेकर के 10,000 BCE तक, ठीक। इस ये जो पूरा पीरियड है 2.5 मिलियन से लेकर के 10,000 BCE, 2.5 मिलियन का मतलब हो गया 25 लाख साल, ठीक है। जब भी मिलियन लिखा रहे ना तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया करो, उतना लाख हो जाता है, ठीक। तो 2.5 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 लाख साल पहले, ठीक है। 25 लाख साल से लेकर के 10,000 BCE तक, ठीक। अब देखो, आर्कोलॉजिस्ट ने बहुत सारे टूल्स ढूंढे, अब उन टूल्स के हमने सेपरेट किया अलग अलग, ठीक। अब उन टूल्स को जब हम सेपरेट करेंगे तो उनको 3 पार्ट में बांटा, फिर लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, ठीक है। अब देखो, लोअर पैलियोलिथिक जो है वो सबसे ओल्डेस्ट है, उसका टाइम पीरियड है 2.5 मिलियन से लेकर 2 लाख साल तक। मिडिल का 2 लाख साल से लेकर के 40,000 साल तक, और अपर पैलियोलिथिक का है 40,000 से लेकर 10,000 BCE तक, ठीक। हम्म, ये लोअर पैलियोलिथिक पीरियड 2.5 मिलियन से लेकर 2 लाख साल तक है, और ये सबसे पुराना है और सबसे लंबा भी है ना। ये पीरियड में कहीं ना कहीं आइस एज वगैरह थी, ठीक है, पूरा आइस ही आइस था चारों तरफ। और उस जमाने में कौन सी ह्यूमंस की जो स्पीसीज थी रहती थी, वो थी होमो हेबिलियस, होमो इरेक्टस, और अर्ली होमो सेपियंस भी इसमें थे थोड़े बहुत, ठीक है। हम्म, इसमें टूल की 2 टाइप की इंडस्ट्री हमें देखने को मिलती है, ओल्डोवान इंडस्ट्री, आशुलियन इंडस्ट्री। ओल्डोवान इंडस्ट्री जो है वो 2.5 मिलियन से 1.5 मिलियन ईयर्स एगो थी। ये एज कैसे हम डिटरमाइन कर रहे हैं, कई सारे मेथड हैं आर्कियोलॉजी में, वहाँ से हमने एज डिटरमाइन की, ठीक है। तो ये टूल्स जो हैं ओल्ड वन इंडस्ट्री के, वो कौन यूज़ करता था, होमो हैबिलियस यूज़ करते थे, और ये सिंपल पेबल टूल होते हैं। पेबल मतलब वो गोल गोल से पत्थर होते हैं ना, कभी आपने देखा होगा पहाड़ की तरफ गए होगे तो गोल गोल से पथरीले पत्थर होते हैं, ठीक है, वैसे पत्थर ये यूज़ करते थे। और उनके शार्प एजेस होते हैं। शार्प एजेस कैसे बनाते थे, ये पत्थर से पत्थर को मार मार के तोड़ के उसके शार्प एजेस बनाते थे। क्या यूज़ करते थे इसका, कटिंग के लिए यूज़ करते थे, स्क्रैपिंग के लिए यूज़ करते थे, ठीक। ओल्ड वन इंडस्ट्री। फिर अशुलियन इंडस्ट्री के लोग,
1.5 से लेकर 2 लाख साल तक। ये कौन यूज़ करते थे? होमो इरेक्टस, ठीक है। और इसमें मेनली कौन सा था? हैंड एक्स और क्लीवर्स। अब ये ओल्ड वन अशोलियन जो है ना, ये आपके जो है प्लेसेस के नाम है, ठीक है। वहां से जिस प्लेस पे पहला ऐसा पत्थर मिल टूल मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये वाला मिला, शार्प एज पेबल टूल विद शार्प एज मिला मान लो कहीं पे, तो वो जो सबसे पहला मिला था वो ओल्डवान में मिला था। ओल्डवान एक जगह का नाम है, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया ओल्डवान इंडस्ट्री। उसके बाद जहां भी मिले ये पत्थर तो हम कहेंगे ओल्डवान इंडस्ट्री के मिले। इसी तरीके से हैंड एक्स और क्लीवर्स जो मिले, ठीक है, वो आशुलियन में सबसे पहले मिले थे, इस चलते इसका नाम ही पड़ गया आशुलियन इंडस्ट्री के टूल्स, ठीक। ये वाले टूल्स किस लिए यूज करते थे हम? बुचरिंग एनिमल्स और वुड कटिंग के लिए। हैंड एक्स तो कटिंग के लिए यूज करेंगे, वुड कटिंग के लिए, और एनिमल्स को भी मारने के लिए, ठीक। आपको मेन इसमें याद रखना है कौन से टूल्स थे और कौन यूज करता था। ओल्ड वन होमो एलिबिलियस यूज करता था, आशुलियन होमो इरेक्टस यूज करता था, ठीक है। लाइफस्टाइल कैसा था अपर पैलेलिथिक में? बहुत ही ये घूमते रहते थे फ्रीक्वेंटली, है ना। स्मॉल ग्रुप्स में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे फूड की सर्च में, ठीक। स्कैवेंजर टाइप में थे कि जो मिल जाए वही खा लो। कोई किसी का जानवर किसी ने मार के छोड़ दिया हो, ठीक है, तो वही खा लेते थे ये। और हंटर्स भी थे, शिकार भी करते थे थोड़ा मोड़ा। इनकी जो साइट्स हैं लोअर पैलेलिथिक साइट्स, वो कौन कौन सी है? ओल्डोवाई गॉर्ज तंजानिया में, इसी मीलिया तंजानिया में, इंडिया में है नर्मदा वैली, और अतिराम पक्कम। अतिराम पक्कम आपका चेन्नई के पास है, ठीक। ये है आपके लोअर पैलेलिथिक साइट्स। फिर मिडिल पैलेलिथिक के बारे में बात करें। मिडिल पैलेलिथिक का टाइम पीरियड कब से कब तक है? 2 लाख साल से लेकर के 40,000 साल तक, ठीक है। इस टाइम पे आपके दो ह्यूमंस की दो रेसेस हैं। एक है आपका नियंडरथल, ठीक, यूरोप में, और एक आपका अफ्रीका में होमोसेपियंस जो हम हैं, ठीक। इनके टूल्स मोस्टेरियन इंडस्ट्री के हैं, ये आप याद रखना, मोस्टेरियन इंडस्ट्री के इनके टूल्स हैं। और मोस्टेरियन इंडस्ट्री के टूल्स नियंडरथल्स ज़्यादा यूज़ करते थे। साथ में ह्यूमन, हम मॉडर्न ह्यूमंस भी यूज़ करते थे और नियंडरथल्स दोनों यूज़ करते थे। मतलब मिडेवल पैलेलिथिक में आपको यही याद रखना है कि नियंडरथल्स हमारे साथ थे, ठीक है, नियंडरथल्स और होमोसेपियंस थे, ठीक। अब ये वाले टूल्स जो होंगे उनसे बेटर होंगे, कुछ अलग होगा, तभी तो इनको अलग नाम दिया गया ना, मिडल पैलेलिथिक, ठीक है। अब ये उनसे बेटर टूल है। अब इस यहाँ पे कौन कौन से टूल यूज़ किए जाते हैं? स्क्रैपर यूज़ किया जाता था, पॉइंट्स यूज़ किया जाता था, फ्लेक टूल यूज़ किया जाता था। और इनको कैसे बनाया जाता था? लेवलॉय टेक्निक से। अब लेवलॉय टेक्निक क्या है ये जानने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप सिर्फ नाम याद रखो, ठीक है। उतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो मिडिल पैलेलिथिक में कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं हम? स्क्रैपर, पॉइंट्स, फ्लेक टूल्स, जो कि लेवलॉय टेक्निक से बनते थे। साथ में ही हम लोग क्या यूज़ करने लगे थे यहाँ पे? बोन को भी एज अ टूल यूज़ करने लग गए थे। और कहीं ना कहीं अब फायर का भी इस्तेमाल किया जाने लग गया था कुकिंग में और अपने प्रोटेक्शन के लिए भी, ठीक है। फायर का ज्ञान हो गया था आदमी को अच्छे से, और अब उसको वो कंट्रोल भी कर सकता था। तो इस चलते वो कुकिंग के लिए भी यूज़ करता था, प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ करता था। और जो एनिमल की बोन्स होती थी उसको भी एज अ टूल यूज़ करते थे ये, ठीक। लाइफस्टाइल सेम, हंटिंग, लेकिन अब ज़्यादा सिस्टमेटिक हो गया था। क्यों? क्योंकि अब इनके पास, अब देखो इनके पास फायर भी आ चुकी है ना। तो फायर से जानवरों को एक तरफ भगाया जा सकता है और उधर दूसरे छुपे हुए होंगे वो उसको मार सकते थे। अब इनके पास बेटर फ्लेक टूल्स थे, पॉइंटेड टूल्स थे, है ना। तो ज़्यादा सिस्टमेटिक हो गया था अब हंटिंग कंपेयर टू पहले। अब इस टाइम में एक चीज़ और देखने को हमें मिली है कि इस टाइम में लोग अब, जब पहले आदमी मरते होंगे तो शायद उनको वैसे ही छोड़ देते थे, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉपर बरियल किया जाता था। और कहीं ना कहीं बिलीव किया जाता था आफ्टर लाइफ में। कैसे पता चलता है आफ्टर लाइफ के बारे में? क्योंकि उसके साथ साथ कुछ कुछ वो सामान रखते थे, ठीक है, बरियल में उनकी जो बरी करते हैं ना, तो उसके आदमी के साथ साथ कुछ ना कुछ वो रख देते थे, पॉटरीज वगैरह कुछ ना कुछ उनका रखते थे। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिलता है कि आफ्टर लाइफ में ये लोग बिलीव करते थे, ठीक। साइट्स की बात करें, इंडिया में आप दो साइट्स याद रखिए, भीमबेटका और पटने, ठीक। भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश में, पटने आपका महाराष्ट्र में। शानीदार इराक में, और फ्रांस की एक है ल मॉस्टियर, मॉस्टियर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अपर पैलेलिथिक के बारे में बात करें। अपर पैलेलिथिक का टाइम पीरियड आपका माना जाता है 40,000 से लेके
10,000 BC। इसमें निएंडरथल्स नहीं है, इसमें सिर्फ हम ही हैं, होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक, इसमें टूल्स की बात करें अगर हम, इसके टूल्स और भी बेटर होंगे, तभी इनको अपर माना गया है ना। इनके टूल्स जो थे वो ब्लेड ऑफ बेरियन इंडस्ट्री बोला जाता है, और ये बने होते थे मेनली बोन्स के, आइवोरी के, एंटलर के। ठीक, काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड टूल्स भी ये यूज़ करते थे। बो एंड एरो यूज़ करने लग गए थे अब ये। ठीक है, हार्पून यूज़ करने लग गए थे, फिशिंग नेट यूज़ करने लगे। हार्पून मतलब मछली पकड़ने के लिए होता है एक टूल वो, और फिशिंग का नेट भी यूज़ बनाने लग गए थे। फिशिंग नेट अब ये प्लास्टिक की जो हमारी अभी होती है वैसी नहीं, वो ऑब्वियसली बनाते होंगे, पेड़ की छाल से बनाते होंगे। ठीक, तो देख लो आप कितने स्पेशलाइज्ड टूल्स अब आ चुके हैं इनके पास। लाइफस्टाइल कैसा था, अब ये बेटर हंटर हो चुके थे, ट्रैप और प्रोजेक्टाइल का यूज़ करते थे, ट्रैप्स यूज़ करते थे। अब देखते हो ना, आपके घर में भी हम माउस ट्रैप लगाते हैं ना, तो इस तरीके के ट्रैप लगाते थे, गड्ढा खोद देते थे, उसमें मान लो कोई बड़ा जानवर को दौड़ाया, आग वाग से डरा के भगाया उसको, पहले से ही उसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दौड़ाया, वहाँ गड्ढा खोदा हुआ है। ठीक है, वो जैसे ही जानवर जाएगा जाके गड्ढे में गिरा, फिर ऊपर से उसको भाला मार के मार डाला, ये ऐसे करते थे। ठीक है, या प्रोजेक्टाइल फेंक फेंक के मारना है ना, प्रोजेक्टाइल मतलब फेंक के मारना, तो हो सकता है गुलेल बना लिए हो इन्होंने। तो काफ़ी बेटर हंटर हो चुके थे ये। ऑब्वियसली बात है, इतने सालों में ये लोग धीरे धीरे करके सीख गए थे। जब आप भी कोई नया गेम खेलते हो, डाउनलोड करते हो वीडियो अपने मोबाइल में, तो इनिशियली आपको उतना नहीं आता है, लेकिन आप बार बार एक ही गेम खेल के आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल आप BGI गेम खेल रहे हो, है ना, तो आपको पता है कि हाँ, यहाँ पे कोई ना कोई आएगा, तो आपको इस तरीके से गोली मारनी है, इधर छुपना है, तो आप सीख जाते हो धीरे 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 धीरे, है कि नहीं। एज कम्पेयर टू वही हो रहा है लाइफ, अगर आप ह्यूमन लाइफ के भी देखें तो आप रोज कुछ ना कुछ सीख रहे हो, बेटर हो रहे हो पहले से। फिर इस अपर पैलेलिथिक में हम और चीज़ क्या देखते हैं अलग से, केव आर्ट हमें देखने को मिलता है, कि केव्स में जो है आर्ट्स वगैरह बहुत बढ़िया तरीके से, और भी बेटर, पहले भी थी, मिडिल पैलेलिथिक में भी हमने देखा कि केव आर्ट था, लेकिन हम और भी ज़्यादा बेटर क्वालिटी की आर्ट हमें देखने को मिलता है। साइट्स सेम आपके रहेगी, भिम्बेटका, इंडिया में भिम्बेटका, और फ्रांस में लेस्कॉ। ठीक है, साइट्स याद रखना यार, साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसी पीरियड में हम अपर पैलेलिथिक में ही हम देखते हैं धीरे धीरे आदमी अब सेटल होने लग गया था, प्लांट्स और एनिमल्स को उसने डोमेस्टिकेट करना चालू कर दिया था। ठीक, और इम्पोर्टेंट साइट्स की बात करें अपर पैलेलिथिक की, तो आपको मिल जाएगी। केव आर्ट की तो अभी मैंने आपको बताई, लेकिन पूरे पैलेलिथिक साइट्स के बारे में बात करें तो इंडिया की तरफ से भिम्बेटका, ठीक है, ऐसे ही फ्रांस की तरफ से आप रख लो क्रो मैग्नॉन, दो याद रखो एटलीस्ट, नहीं तो चेक रिपब्लिक की डॉलनी याद रख लो। ठीक है, तो ये पीरियडाइजेशन और उनमें क्या क्या टूल्स यूज करते थे हम, वो हमने पढ़ लिया पैलेलिथिक के बारे में। ठीक है, ये वाला टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम होमोनिड से होमो सेपियन सेपियन तक पहुंचे हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इस चलते इसको अभी फिलहाल छोड़ दे रहा हूँ, पहला ही वीडियो है तो इसको हम अगले में पढ़ेंगे। अब देखो एक और, हम अभी हमने अपर पैलेलिथिक और लोअर पैलेलिथिक और मिडिल पैलेलिथिक के बारे में, टूल्स के बारे में पढ़ा, है ना। अब अगर ये क्वेश्चन है कि अपर पैलेलिथिक के जो टूल्स थे वो बाकियों के कंपैरिजन में किस तरीके से बेटर है, तो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अपर पैलेलिथिक टूल्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, क्या बेटर था उनका। एक तो वो ब्लेड टेक्नोलॉजी यूज करते थे। ठीक, सबसे पहले वो क्या यूज करते थे, ब्लेड टेक्नोलॉजी। ब्लेड टेक्नोलॉजी मतलब क्या, एकदम पतले पतले ब्लेड्स टाइप के यूज करते थे वो, है ना। रफ कुछ भी नहीं होता था, एकदम क्रूड कुछ भी नहीं रहता था, जैसे लोअर पैलेलिथिक के टूल्स क्रूड थे, है ना। मिडिल पैलेलिथिक वाले फ्लेक्स के यूज करते थे। फ्लेक मतलब पत्थर को तोड़ा हल्का सा और उसको शार्प कर दिया, ऐसे ही कोना कोना से हल्का हल्का से, और उसको यूज करते थे। लेकिन जो अपर पैलेलिथिक वाला था वो प्रॉपरली ब्लेड बनाते थे। ठीक है, एकदम ब्लेड टाइप में, ब्लेड मतलब वो वाला ब्लेड नहीं जो हम आजकल यूज करते हैं, बट पत्थर से ब्लेड टाइप में बनाए थे, क्योंकि वो फ्लिंट पत्थर यूज करते थे, फ्लिंट वगैरह पत्थर यूज करते थे। ठीक है, हर पत्थर से नहीं बन सकता था, पत्थर भी उनको पहचान हो गई थी, वो इतने पत्थरों के बीच रहते थे कि वो रोज एक्सपेरिमेंट करके वो सीख गए थे, आप समझ सकते हो ना। फिर स्टैंडर्डाइजेशन हमें देखने को मिलता है अपर पैलेलिथिक पीरियड में, है ना, कि उनकी शेप और फंक्शन एक जैसे होते थे। ग्रेटर कंट्रोल था फ्लेकिंग प्रोसेस में। अब होता तो तोड़ तोड़ के ही बनाते थे, फ्लेकिंग मतलब क्या करना है कि पत्थर को तोड़ तोड़ के बनाना, है ना, फ्लेकिंग इसी को कहते हैं। बट वो फ्लेकिंग अब
मिडिल पैलेलिथिक से बेटर था, क्योंकि अब वो और भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर करके जानते थे, हाँ इसको यहाँ से ऐसे तोड़ना है, इतना तोड़ना है ना, तो ज़्यादा कंट्रोल हो गया था इनका फ्लेकिंग पे अब। और स्टैंडर्डाइजेशन इसलिए क्योंकि ज़्यादातरों की शेप सेम मिलती है हमें, ज़्यादातर टूल्स की जो अपर पैलेलिथिक पीरियड की है, जबकि लोअर मिडिल में ऐसा नहीं मिलता हमें। डाइवर्सिटी ऑफ टूल्स, अब बहुत सारे टाइप के टूल यूज़ करने लग गए थे हम। ब्यूरिन यूज़ करते थे, स्क्रैपर यूज़ करते थे, पॉइंट्स यूज़ करते थे, नीडल भी यूज़ करते थे, ठीक है। अब हम दूसरे मटेरियल भी यूज़ करने लगे थे अपार्ट फ्रॉम स्टोन्स। हम बोन का यूज़ करते थे, इवोरी का यूज़ करते थे, एंटलर का भी यूज़ करते थे, ठीक है। माइक्रोलिथ टेक्नोलॉजी भी यूज़ करने लग गए। इवन हम क्या करने लग गए अब हम कंपोजिट टूल्स यूज़ करने लगे थे। जैसे कि आप देखो, पत्थर को हम किस फॉर्म में बना लेते थे, एकदम छोटा सा बना लेते थे, जो बो के एरो के एकदम आगे में छोटा सा पत्थर बना लिया नुकीला, है ना, ट्रायंगल टाइप का, और उसको क्या करते हैं, लकड़ी में फंसा दिया, उसके बाद उसको एरो एंड बो की तरह यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो कंपोजिट टूल्स भी यूज़ होता था, और माइक्रोलिथ कर दिया था, एकदम छोटा बना दिया था हमने। पहले बड़े बड़े पत्थर यूज़ करते थे, अब एकदम छोटे छोटे पत्थर कर दिए थे हमने, पत्थर को टूल बनाने लग गए थे, ठीक है। अपर पैलेलिथिक अपर पैलेलिथिक में माइक्रोलिथिक टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये याद रखना। बाकियों से कैसे बेटर थे, अब देखो लोअर पैलेलिथिक में क्या था आपका, चॉपर एंड पेबल टूल्स थे, क्रूड थे, अनशेप्ड थे, है ना, सिंपल एजेस थे उनकी, उतनी शार्प एज नहीं थी, ठीक है। अशुलियन हैंड एक्स था, बाइफेशियल फ्लेक टूल्स, ठीक। तो इन लोअर पैलेलिथिक से तो बहुत ही बेटर था हमारा। हमारा जो अपर पैलेलिथिक का है वो क्या था, ज़्यादा एफिशिएंट कटिंग में था, ग्रेटर प्रिसीजन था उसका, ठीक है। क्योंकि ग्रेटर प्रिसीजन क्यों था, क्योंकि अब वो कार्विंग भी करने लग गए थे, हम्म, ऊपर से स्विंग भी करते थे, कपड़े बनाते थे उससे, तो इस चलते ग्रेटर प्रेसिजन थे इन टूल्स में। मटेरियल का भी ज़्यादा यूज़ करने लग गए थे अब हम, जैसे कि अभी बताया मैंने, बोन, एंटलर, एवोरी वगैरह यूज़ करने लगे, पहले तो सिर्फ पत्थर के ही बनते थे। अब मिडिल पैलेलिथिक से कंपेयर करके देखो आप, तो मिडिल पैलेलिथिक के टूल्स कौन से थे, मोस्टेडन टूल्स थे जो कि लेवलॉय टेक्निक से बनते थे, फ्लेक्स प्रिपेयर किया जाता था, है ना, और स्क्रैपर एंड पॉइंट्स भी यूज़ करते थे आपके मिडिल पैलेलिथिक वाले। अब अपर पैलेलिथिक वाले इन दोनों से कैसे बेटर हैं, वैरायटी ऑफ टूल्स हैं, बहुत सारे टूल्स यूज़ करने लग गए अब ये, हम्म, अब ये टूल्स यूज़ करते थे अब ड्रिलिंग के लिए भी, कार्विंग के लिए भी, स्विंग के लिए भी, फिशिंग के लिए भी, ठीक है। अपर पैलेलिथिक में एडवांस हंटिंग वेपन्स थे इनके पास, प्रोजेक्टाइल पॉइंट्स होते थे, हार्पून था, स्पीयर थ्रोअर था, ठीक। प्रोजेक्टाइल पॉइंट्स मतलब आ, वो पॉइंट्स, प्रोजेक्टाइल पॉइंट हो गया आपका तीर के आगे जो पॉइंट्स लगाते हैं ना, पॉइंट्स होते हैं ट्रायंगल टाइप का, वो। हार्पून तो आप जान ही रहे हो, मछली पकड़ने वाले। और स्पीयर थ्रोअर मतलब आपका जो भाला फेंकने के लिए भी इन्होंने टूल बना लिया था, ठीक है। कंपोजिट टूल भी यूज़ करते थे, माइक्रोलिथ का यूज़ कर रहे थे, अभी पढ़ा हमने। इम्पैक्ट क्या हुआ अपर पैलेलिथिक का हमारी लाइफ पे, क्या इम्पैक्ट रहा, एफिशिएंट हंटिंग होने लग गई, अब पहले से बेटर हो गई, क्यों, क्योंकि माइक्रोलिथ वगैरह यूज़ करने लग गए थे, अभी दूर से मार सकते थे बो से, है ना, एरो एंड बो से आप दूर से ही अफेक्ट मार सकते हो, और उतनी स्पीड से जाकर मारेगा लगेगा तो 100% सक्सेस मिलने के चांसेस है। अगर लगा तो, अगर नहीं लगा तो अलग बात है, लेकिन चांसेस बढ़ गए थे, है ना। और आप अपनी सेफ्टी भी रख सकते थे, दूर से मार सकते थे, किसी अगर मान लो वाइल्ड एनिमल को मारने जा रहे हो आप, तो उसको दूर से ही मार सकते हो आप, तो आपकी सेफ्टी भी बेटर हो गई थी। और पहले क्या था, कुछ एक चुनिंदा जानवरों को मारते थे, छोटे जानवरों को, अब तो ये हाथी वाथी को भी मार सकते थे आराम से, है ना। बेटर क्लोथिंग एंड शेल्टर, अब ये लोग नीडल्स वगैरह यूज़ कर रहे थे, आपको बताया था मैंने, और स्क्रैपर्स को भी यूज़ करते थे, तो स्क्रैपर से चमड़ी उतार लेते थे जानवरों की जिनकी मारी, उससे वो क्लोथ्स बनाते थे अपने, शेल्टर्स को बनाते थे, है ना, अपने आप को हार्श क्लाइमेट से बचा लेते थे। फिर हम अपर पैलेलिथिक में इन्हांस्ड आर्ट और सिंबलिज्म भी देखते हैं, क्योंकि कार्व टूल्स बनाने लग गए थे ये, बोन्स पे भी इंग्रेविंग करने लगे थे, इंग्रेविंग मतलब खोद खोद के लिखना, है ना, खुदाई करके लिखना, बोन्स के ऊपर भी इंग्रेविंग चालू कर दी थी। केव पेंटिंग तो थी, केव पेंटिंग बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई थी, अब बेटर एक्सप्रेशंस हमें दिखते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको यहीं पे रोकता हूँ, वरना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगले वीडियो में और डिस्कस करेंगे हम कि सबसिस्टेंस ऑफ पैलेलिथिक पीरियड पीपल देखेंगे हम,
फिर हम देखेंगे हैबिटाट्स ऑफ अपर पैलियोलिथिक पीपल, आर्ट फॉर्म आर्ट फॉर्म्स पढ़ेंगे, पैलियोलिथिक कल्चर में कैसा था, है ना, और होमिनिड्स के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में भी देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।